कैप्टन फन में आपका स्वागत है। आज हम एक आइसी एडवेंचर पे निकल रहे हैं, आइसबर्ग की इनक्रेडिबल जर्नी और मैरीटाइम हिस्ट्री पे उनके गहरे प्रभाव को ट्रेस करते हुए। ग्रीनलैंड में उनके मजेस्टिक ओरिजिन से लेकर टाइटैनिक जैसे शिप्स के साथ उनके फेटफुल एनकाउंटर्स तक, इन कोलोसल आइस जायंट्स के पास ऐसी कहानियां हैं जो आपको हड्डियों तक हिल देंगी। जैसे आप शिप के डेक पे रिलैक्स कर रहे हैं, एकदम चिलिंग नजारा आपकी नजरों में आता है। एक व्हाइटिश ग्रे मिस्ट जो होराइजन तक फैला है, बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म या बैड ड्रीम जैसा। ये अजीब सा फॉग वेसल की तरफ बढ़ रहा है, जैसे एंडलेस डेजर्ट में एक छोटे से रेत के कण जैसा। अचानक आपको समझ आता है ये एक आइसबर्ग है और आपका शिप टाइटैनिक जैसा ट्रैजिक एंड दोहराने वाला है। ये सिनेरियो बिल्कुल पॉसिबल है, खासकर जब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग एट 23A मंथ्स तक मैसिव वाटर वॉर्टेक्स में फंसे रहने के बाद फिर से मूव कर रहा है। कुछ ही ईयर्स में ये दूसरी बार है जब ये विशाल आइस मैस टूटा है। पहली बार 2023 में हुआ था, जब ये सी फ्लोर पे एस्टॉनिशिंग 37 ईयर्स तक फंसे रहने के बाद ड्रिफ्ट हुआ था। 23A बहुत बड़ा है, लगभग न्यूयॉर्क सिटी के साइज का 3 गुना और करीब 1 ट्रिलियन टन वजन का। ये असल में 1986 में एंटार्क्टिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से टूटा था, लेकिन अपनी जगह से कुछ ही माइल्स दूर जाकर फंस गया और आम आइसबर्ग्स के मुकाबले बहुत धीरे पिघला। दिसंबर 2023 में 23A आखिरकार आजाद हुआ और एंटार्क्टिका से दूर बहने लगा, लेकिन जल्द ही साउथ ऑकनी आइलैंड्स के पास फिर से फंस गया, एक ऐसी चीज में जिसे टेलर कॉलम कहते हैं, पानी का एक घूमता हुआ करंट जो एक अंडर वाटर माउंटेन के आसपास बनता है। एक समय पर 23A 15 डिग्रीज पर डे की स्पीड से घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। अच्छी बात यह है कि दिसंबर 2024 तक आइसबर्ग टेलर कॉलम से बच निकला और अब धीरे धीरे फिर से बह रहा है। 23A जैसे बड़े बड़े आइसबर्ग्स पिघलते वक्त ओशन में न्यूट्रिएंट्स छोड़ते हैं, जिससे वीरान जगहों पर जिंदगी की रौनक आ जाती है। लेकिन आइसबर्ग का साइज, शेप या ओरिजिन, ये सब इस प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में अभी बहुत कुछ पता नहीं है। और ज्यादा जानने के लिए साइंटिस्ट उन रीजन से वाटर सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं जहां से A23A के गुजरने की उम्मीद है, और जैसे जैसे ये ड्रिफ्ट करता रहेगा वो सैंपल्स कलेक्ट करते रहेंगे ताकि ऐसे बड़े बड़े आइसबर्ग्स का आसपास के ओशन पर क्या असर पड़ता है ये समझ सकें। जिस ग्लेशियर का A23A एक हिस्सा था, वो बहुत ही पुराना हो सकता है। एंटार्क्टिका के कुछ सबसे पुराने ग्लेशियर का बर्फ लगभग 10 लाख साल पुराना हो सकता है। ग्रीनलैंड में सबसे पुराना ग्लेशियर का बर्फ 1 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है, जबकि अलास्का में सबसे पुराना ग्लेशियर का बर्फ लगभग 30,000 साल पुराना मिला है। अलास्कन वैली ग्लेशियर्स में नए बने बर्फ को पूरे ग्लेशियर में जाने के लिए लगभग 1 सदी लगती है। उदाहरण के लिए, अलास्का का सबसे बड़ा ग्लेशियर बेरिंग ग्लेशियर, जो 140 मील तक फैला है, बर्फ को 400 साल से भी कम समय में अपने आप से गुजरने देता है। इतने बड़े ग्लेशियर के लिए एक बड़ा सफर। चलो अब हम आइसबर्ग एली एक्सप्लोर करते हैं। ये अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है जो आर्कटिक से न्यूफाउंडलैंड तक जाता है। अगर आप ढेर सारे आइसबर्ग्स देखना चाहते हैं तो यही वो जगह है। हर साल बहुत सारे आइसबर्ग्स इस एरिया से ड्रिफ्ट करते हैं। ज्यादातर ये ग्रीनलैंड से स्प्रिंग और समर मंथ्स में आते हैं, जब ग्लेशियर्स के बड़े बड़े टुकड़े टूटते हैं और ओशन करंट्स के साथ बैफिन बे से लैब्राडोर सी में बहते हुए आते हैं, जहां पर आखिरकार ये पिघल जाते हैं। कुछ आइसबर्ग्स कनाडा के कोस्ट लाइन से भी आते हैं, डेविस स्ट्रेट से होते हुए लैब्राडोर सी में आते हैं और फिर न्यूफाउंडलैंड के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट के साथ बहते हैं। ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े काफी पुराने होते हैं, औसतन लगभग 10,000 ईयर्स के। हर साल 400 से 800 मीडियम और लार्ज आइसबर्ग्स आइसबर्ग एली से गुजरते हैं। इनकी ड्रिफ्ट स्पीड उनके साइज, शेप, करंट्स, वेव्स और विंड के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर यह ½ माइल पर आवर से कम होती है। आइसबर्ग एली में 6 तरह के आइसबर्ग्स देखने को मिलते हैं। टबुलर आइसबर्ग्स जो बिल्कुल फ्लैट और चौड़े होते हैं, ब्लॉकी आइसबर्ग्स जिनके साइड सीधे और कोने तीखे होते हैं, वेज्ड आइसबर्ग्स जिनकी एक साइड सीधी और एक ढलान वाली होती है, डोम आइसबर्ग्स जिनके टॉप गोल होते हैं, पिनिकल आइसबर्ग्स जिनमें एक या ज्यादा नुकीले पीक्स होते हैं,
और ड्राई डॉक आइसबर्ग्स जो यू शेप्ड और बीच में से खोखले होते हैं। हर टाइप देखने में कमाल का लगता है। अपना फेवरेट कमेंट में जरूर बताना। जैसे जैसे ये आइसबर्ग साउथ की तरफ जाते हैं, गर्म पानी में पिघलने लगते हैं, जिसे ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि कब क्या होगा, और कभी कभी खतरनाक भी हो सकते हैं। आजकल बड़े और मीडियम साइज की आइसबर्ग्स को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज किया जाता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, लेकिन छोटे आइसबर्ग्स छोटी बोट्स के लिए अभी भी खतरा बने हुए हैं। 2018 में एक आइसबर्ग ने सबका ध्यान खींचा जब वह न्यूफाउंडलैंड के फेरीलैंड गांव के बहुत पास आ गया। गांव के घरों के ऊपर विशाल आइसबर्ग की तस्वीरें वायरल हो गईं। वह 330 फुट गहरे इलाके में फंस गया, जो उसके विशाल आकार के लिए बहुत उथला था। चलो एक अनयूजुअल जर्नी पे चलते हैं बैक इन टाइम। देखते हैं कैसे किसी चीज का जन्म हुआ जो ब्यूटीफुल भी था और कैटास्ट्रॉफिक भी। साउथवेस्ट ग्रीनलैंड में ग्लेशियर से एक बड़ा सा आइस का टुकड़ा टूट के अलग होता है। यह स्नो से बना है जो 1 लाख साल पहले गिरी थी, जब मामथ्स धरती पे घूमते थे। यह मैसिव आइसबर्ग अपने लंबे सफर पे निकल पड़ा है। सोचो, यह आइसबर्ग 1700 फीट से भी ज्यादा लंबा है और 75 मिलियन टन्स भरी है। इतना बड़ा होने के बावजूद यह बिल्कुल शांत रहता है, अपने बर्थ प्लेस के पास शिप्स और बिजी शिपिंग लेन्स से दूर धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता हुआ। लेकिन फिर यह साउथ की तरफ बहने लगता है और ज्यादातर आइसबर्ग से कहीं ज्यादा दूर तक चला जाता है। ऐसे आइसबर्ग्स अक्सर इतने गर्म पानी में पहुंचने से पहले ही पिघल जाते हैं। ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स से हर साल जो पतांदर से 30,000 आइसबर्ग्स टूटे हैं, उनमें से सिर्फ 1% ही अटलांटिक तक पहुंच पाते हैं। तो यह बात सच में रिमार्केबल है कि यह आइसबर्ग अपना सफर जारी रखता है और अप्रैल तक आर्कटिक सर्कल से 5,000 मीटर साउथ तक पहुंच जाता है। महीनों तक पिघलने के बाद भी आइस का यह बड़ा सा टुकड़ा अभी भी करीब 15 लाख टन्स भारी है। सोचो, गोल्डन गेट ब्रिज के वेट से ऑलमोस्ट डबल। पानी के ऊपर इसका विजिबल पार्ट 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है, लेकिन ज्यादातर आइसबर्ग्स की तरह इसका करीब 90% हिस्सा पानी के अंदर छुपा हुआ है। 14 अप्रैल 1912 को इस आइसबर्ग की कहानी एक दुखद मोड़ लेती है, जब इसका सामना टाइटैनिक जहाज से होता है। जहाज न्यूफाउंडलैंड से नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लगभग 30 से 70 मील की दूरी पर था, जब अचानक से यह आइसबर्ग कहीं से प्रकट होता है। टक्कर से कुछ मिनट पहले तक क्रू इसे देख नहीं पाते हैं। उन्होंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? यह एक अच्छा सवाल है। ज्यादातर लोग आइसबर्ग्स को बर्फ के लंबे चमकदार सफेद टुकड़ों के रूप में देखते हैं, शायद बर्फ से ढके हुए भी। असल में आइसबर्ग्स कई रंगों में दिखाई दे सकते हैं। कुछ धारीदार, पैटर्न्ड या कैंडी जैसे स्वर्ल्स वाले भी हो सकते हैं, जबकि कुछ काले भी दिखाई दे सकते हैं। एक आइसबर्ग 2 तरीकों से काला हो सकता है। अगर बर्फ बहुत प्योर है, बिना बबल्स या क्रैक्स के, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करने की बजाय एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो काला दिखता है। या फिर अगर वोल्केनो इरप्शन की वजह से ग्लेशियर राख से ढक जाता है, तो जो बर्फ टूटकर गिरता है वो डार्क या ब्लैक हो सकता है। साइंटिस्ट अभी तक कंफर्म नहीं कर पाए हैं कि टाइटैनिक का आइसबर्ग डार्क क्यों दिखा था, या वो सचमुच डार्क था भी या नहीं। क्रोज नेस्ट में एक लुकआउट ने उसे काला बताया, जबकि दूसरे ने उसे ग्रे या डार्क ग्रे बताया। एक थ्योरी कहती है कि यह आइसबर्ग एक ब्लैक बर्ड रहा होगा, जो तब बनता है जब ऊपर का हिस्सा पिघलता है और आइसबर्ग पलट जाता है। अगर नीचे का हिस्सा इतना स्मूथ है कि लाइट अब्सॉर्ब कर सके, तो वो डार्क दिख सकता है। लेकिन अगर आइसबर्ग सचमुच काला नहीं भी था, तो रात के अंधेरे में उसे देख पाना बहुत मुश्किल होता। आइसबर्ग्स ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते, खासकर अगर वो जैगेड या वर्टिकल हों, तो वो डार्क शिमरिंग ओशन में घुल मिल जाते हैं। बिना रेडार के रात में आइसबर्ग्स को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि टाइटैनिक के क्रू ने उसे समय पर नहीं देखा। जैसे जैसे हम बर्फ के पहाड़ों की खोज खत्म करते हैं, हम न सिर्फ उनकी खूबसूरती बल्कि समुद्री इतिहास में उनकी अहम भूमिका को भी देखते हैं। अगली बार कैप्टन फन में हमारे साथ जुड़ें, जहां हम समुद्र के रहस्यों में और गहराई से उतरेंगे और उसके अजूबों को देखेंगे।